लो जी, पहुंच गए हैं हम फैक्टराइजेशन चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, लास्ट एक्सरसाइज पे। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो ये एनसीईआरटी वाली बुक है, इसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 12 आज हम लोग देखने वाले हैं। और इस पार्ट 12 में मैं पूरी एक्सरसाइज 12.3 का एक एक क्वेश्चन आपके साथ करने वाली हूँ। अगर आपको भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन से डर लगता है या फैक्टराइजेशन के डिवीजन के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल और बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हम पूरे एक एक क्वेश्चन आपके साथ करने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 11 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ पे आपको कुछ डिवीजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। सारे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को मैंने कॉपी में कर लिया है नोट डाउन। अब हम करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें 28x⁴ को डिवाइड देना है 56x से। हमें पता है इस पूरे एक्सप्रेशन में भी एक टर्म है, ये भी मोनोमियल है, और इस पूरे एक्सप्रेशन में भी एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन हमने एज इट इज उतारा, डिवाइड की जगह इस तरह से अपॉन लगाया और ये हमने लिख दिया 56x। अब हमारे पास 28 है, हम 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2, अगर उससे डिवाइड देता है तो उसी से शुरू करते हैं। 2 को तो 28 से डिवाइड देंगे तो 14, फिर 2 को 14 से डिवाइड देंगे 7, और 7 तो 7 की टेबल में ही आता है, तो 7 को 7 से डिवाइड देंगे 1। ऐसा हम तब तक डिवाइड देते रहते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। और यहाँ हम जितने भी नंबर लेते हैं वो सब प्राइम नंबर होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में या फिर खुद की टेबल में आते हैं। खुद की टेबल में आते हैं, सेल्फ मैंने लिख दिया, इससे आप समझ पाएंगे। यानी कि वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि सबसे छोटा और पहला प्राइम नंबर है और इवन भी है, और उसके अलावा और कोई सा भी प्राइम नंबर जो है वो हमारा इवन नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ना, या तो ये सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर सिर्फ ये 1 की टेबल में आते हैं, या फिर ये सिर्फ खुद से डिवाइड जाते हैं, 1 से डिवाइड जाते हैं, उनके अलावा किसी से भी नहीं जाते हैं। क्लियर है। अब हम 56 के भी इसी तरह से फैक्टर कर लेंगे। ये मैंने 56 के फैक्टर कर लिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड दूंगी 28, फिर वापस से ही सारा कुछ सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो 28 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7, क्या आ गए, तो 28 की जगह मैं लिख दूंगी 2 इंटू 2 इंटू 7, और x की पावर 4 है, इसका मतलब x मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 56 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और x है एक बार, तो एक x से एक x कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 बार 2 से, सॉरी 2 बार ही 2 है ऊपर, गलती से मैंने 3 बार लिख दिया है, ऊपर देखिए 2 बार ही 2 है, तो 2 बार 2 से 2 बार 2 कैंसिल। अब ऊपर क्या क्या बच गया है, 1 2 3, x तो बच गया है 3 बार, ठीक है, और एक आपका 2 बच गया है नीचे। सो दिस इज योर आंसर। इसके अलावा कुछ भी रिमेन नहीं रहा है। देखिए आप 2 इंटू 2 था, 2 से 2 2 इसके कैंसिल हो गए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ एक 2 बच गया है, ऊपर 4 बार x थे और नीचे एक बार, तो एक बार x से एक बार x कैंसिल हो गया, तो 3 बार x बच चुके हैं। चलिए अगला डिवाइड करते हैं। इसमें 36 माइनस 36y³ को आपको डिवाइड देना है 9y² से। ये भी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड ही देना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला एक्सप्रेशन उतारा, डिवाइड की जगह अपॉन, और ये 36 के फैक्टर्स आपको करने हैं, तो आप यहाँ पे 36 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से शुरू करेंगे 18, फिर 2 से किया 9, अब 9 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, और फिर 3 को 3 से डिवाइड दिया 1। उसी तरह से 9 की अगर आप करते हैं तो इसको आप छुपा देते हैं, तो 9 के फैक्टर देखिए यहाँ से आ जाएंगे 3 इंटू 3, क्या आ जाएंगे 3 इंटू 3, तो माइनस 36, माइनस का माइनस लिखा, 36 की मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। y³ का मतलब है y को आपको 3 बार लिखना है। फिर है 9, तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, क्योंकि 9 के फैक्टराइजेशन यहाँ से चालू हो रहे हैं, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, और y² की जगह 2 बार y, तो 2y से 2y कैंसिल,
1 3 से 1 3 कैंसिल, और इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है -2 2 ज़ा 4 और y बचा है एक बार। तो आंसर आ जाएगा -4। y इज योर आंसर व्हेन यू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66p² r³। इसको आपको डिवाइड देना है 11qr² से। तो सबसे पहले आप 66 के फैक्टर करेंगे। हम 2 से शुरू करते हैं, क्या आएगा 33, फिर हम 3 से देंगे 11, फिर 11 से किया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 11 ही है, तो देखिए अब 11 के फैक्टर अगर यहीं से चालू हो जाएंगे ना, 11 1 11, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है जो सीधा 11 की टेबल में ही आता है। तो हम 11 को किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, सिर्फ 11 से ही दे सकते हैं। तो 11 का फैक्टर खुद 11 ही होगा। तो 66 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 11 इंटू p² सॉरी q² को आप इसे खोल के लिख लीजिए 2 बार q, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। r³ का मतलब हो गया r है आपका 3 बार, 11 का 11, q एक बार और r² का मतलब हो गया r हो गया आपके पास 2 बार। अब 2r से 2r हो गए आपके कैंसिल, q से q कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। बचा क्या है आपके पास 2 3 ज़ा 6, p बचा है, एक q बचा है और एक r बचा है। तो हम लिखेंगे 6pqr इज योर आंसर। और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 x³ y³ z³ और ये है आपका 51 xy² z²। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन फैक्टराइज करके दिखा दिए। आप चाहे तो आप इनके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। और अगर आपकी टेबल्स पे बहुत अच्छी कमांड है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा 17 की टेबल में 34 2 बार बोलने पे आता है और 17 की टेबल में 51 3 बार बोलने पे आता है। यानी ऊपर नीचे जो नंबर्स हैं जब आप डिवाइड दे रहे हैं और ऐसे बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, सबके बीच में कुछ नहीं है, मतलब सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो 34 17 की टेबल में 2 बार बोलने पे आता है और 51 17 की टेबल में 3 बार बोलने पे आता है। अब देखिएगा ऊपर नीचे मैंने सेम टेबल से डिवाइड किया है। अब यहाँ x एक बार है, यहाँ x 3 बार है। अगर मैं यहाँ से यहाँ काटूंगी तो यहाँ x 2 बार बच जाएगा, यहाँ y 3 बार है, यहाँ y 2 बार है। तो जब मैं इसको कट करूंगी तो यहाँ y 1 बार बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट गए, 3 थे तो 1 बच गया। यहाँ z 2 बार है, यहाँ z 3 बार है, तो 1 z यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा आंसर में 2/3। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा x² y z। सो दिस इज योर आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन और है, ये हमारे पास है 12 a⁴ b⁴ इसको आपको डिवाइड देना है -6 a⁴ और b⁴ से। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। a 6 बार और a 8 बार, तो a आपका 2 बार बच जाएगा। b 4 बार और b 8 बार, तो b आपका यहाँ 4 बार बच जाएगा, क्योंकि 4 बार तो कट चुका है। तो माइनस आपका बचा है तो आपने माइनस लिखा, नीचे तो आपका 1 बचा है और 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो -2 a² और b⁴ दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहे हैं, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अब ये ऐसा बोल रहा है कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना। अच्छा, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, यानी जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होगी, और जिसमें एक ही टर्म है वो क्या होगा आपका मोनोमियल, और जिसमें एक से ज्यादा टर्म है वो क्या होगा पॉलिनोमियल। तो एक से ज्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 है, इसमें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो 3 टर्म आएगी, या 2 टर्म से 2 टर्म्स है, मतलब एक टर्म से एक टर्म का डिवाइड नहीं है। यहाँ पे डिवाइड या तो 2 टर्म से 3 टर्म का है, सॉरी 2 टर्म से 1 टर्म को डिवाइड देना है, या 3 टर्म से 1 टर्म को आपको डिवाइड देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को पहले मैं नोटबुक में राइट डाउन कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये पॉलिनोमियल है, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम बाइनोमियल भी बोलते हैं, 2 टर्म का एक्सप्रेशन। इसको हमें मोनोमियल यानी सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है। तो सबसे पहले मैं यही करूंगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है लिखा, अपॉन करके 3x लिखा। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है, आप ये गलती मत कीजिएगा इसको इससे काट दे, इसको इससे काट दे, नहीं,
ऊपर नीचे सेम टेबल से कटने का काम कब होता है? जब बीच में मल्टीप्लाई हो, बट यहाँ बीच में माइनस है। कहने का मतलब ये है कि जो 5x² है इसके नीचे भी 3x है और 6x के नीचे भी 3x है। अगर मैं इन दोनों में से कुछ एक साथ ऐसा कॉमन आ रहा होता तो बाहर निकाल के सीधा काट देती, बट कुछ एक साथ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगी, 5x² के नीचे भी 3x लिखूंगी और 6x के नीचे भी मैंने 3x लिख दिया। x से x कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक x और 2 बार x, तो एक x आपका ऊपर बच गया और 5 और 3 तो कट नहीं सकते। तो ये 5x और 3 क्यों नहीं कट सकते? क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में आते ही नहीं है। और यहाँ 6 की जगह बच गया हमारे पास 2 और 3 की जगह बच गया 1 और x तो कैंसिल हो चुका है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 5x/3 - 2, या आप 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, तो ये भी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे सिंगल टर्म है, यानी 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है। इसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और ज़्यादा मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई, 3 और ट्राई, ट्राई यानी 3, जैसे यहाँ बाय यानी 2 था, ट्राई यानी 3, तो ट्राइनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड देना या फिर पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना। जनरल वे में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो भी एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा था वो मैंने एज इट इज उतारा, इसको मुझे y⁴ से डिवाइड देना है। अब आप देखिए, सॉरी लाइट चली गई थी, इट्स ओके। चलिए, तो हमें इसको y⁴ से डिवाइड देना है। तो अब देखिए y⁴ से हम सीधा तो इसको कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, यानी y⁴ इससे भी डिवाइड दे रहे हैं, इससे भी डिवाइड दे रहे हैं, इससे भी डिवाइड दे रहे हैं। या तो हम इसको भी इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको नीचे, इस तरह से सेपरेट सेपरेट लिखे और फिर कट करें, वैसे भी आप कर सकते हैं। और एक तरीका और ये कि अगर आप सब में से y⁴ कॉमन ले पा रहे हो, जैसे कि यहाँ y⁴ है या y⁴ है और यहाँ y⁴ है, मतलब y⁴ तो 4y तो सबके पास है ही, तो इन सब में से मैंने y⁴ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3, y⁴ में से 4 निकल गया तो कितना बचा? y⁴ और -4, एज इट इज y⁴ इसमें से 4 तो निकल गए y, तो यहाँ कितना बचा? y⁴ प्लस का प्लस, ये हो गया आपका 5, y⁴ 4 के 4 निकल गई तो सिर्फ 5 ही बचेगा, और नीचे क्या है? y⁴। अब देखिए y⁴ और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से आप ऊपर नीचे काट सकते हो, तो y⁴ से y⁴ कैंसिल, क्योंकि आपने सभी में से y⁴ ले लिया है, यानी कि y⁴ सब में से कट गया है। समझ गए बात को? ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है ऊपर? 3y⁴ - 4y² + 5 इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमें इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे, पहले तो हम ये एक्सप्रेशन को एज इट इज उतार लेते हैं, जो भी हमें दिया हुआ है x² y³ z³, इसको हमें डिवाइड देना है 4x² y² z³ से। अब आप देखिए 8 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मैं 4 से 8 को डायरेक्टली काट कर सकती हूँ, लेकिन नीचे अभी ये और है, अगर कुछ भी करके मैं इनमें से सब में से एक कॉमन ले पाऊँ तो काम और आसान हो जाएगा। यहाँ x 3 बार है, यहाँ 2 बार है, या 2 बार है, तो कम से कम 2 बार x तो मैं बाहर ले सकती हूँ। यहाँ y 2 बार है, 3 बार है, 3 बार है, तो मैं 2 बार बाहर ले सकती हूँ। यहाँ z 2 बार है, यहाँ z 2 बार है, और यहाँ z 3 बार है, तो मैं z भी 2 बार बाहर कॉमन ले सकती हूँ। तो x 3 बार था, 2 बार बाहर आ गया तो 1 बार बचा, y तो 2 बार था, 2 बार बाहर आ गया, z भी पूरा 2 ही बार बाहर आ गया। यहाँ x 2 बार था, बाहर आ गया, y 3 बार था और y 2 बार बाहर आ गया, तो कितना बचा? 1y, और z तो 2 बार था, निकल गया। x 2 टाइम्स था, बाहर आ गया, y 3 टाइम्स था, 2 बार आ गया, 1 बार यहाँ पे आपका बच गया। ठीक है, और यहाँ आपका z³ है, क्या है? z³, तो यहाँ z 2 बार तो निकल गया, 1 बार z आपका बच गया। ये क्वेश्चन को थोड़ी मैंने उतारने में गड़बड़ कर दी, यहाँ पे स्क्वायर है बुक में, ये देखिए यहाँ बुक में जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्यूब लिख दिया था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देखिए, x 2 बार था बाहर निकल गया, y भी 2 बार था बाहर निकल गया, z 3 बार है 2 बार तो बाहर निकल गया, तो यहाँ सिर्फ z ही आपके पास बचेगा। और नीचे 4x² y² z क्यूब। क्लियर है? x y² z² और यहाँ पे भी ये z²। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है बुक में, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो इसको जो आपको डिवाइड देना है वो यहाँ पे z² ही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इस पूरे के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, और इन सबके बीच में भी कुछ नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई तो है। 8 इंटू x² इंटू y² इंटू z²। और यहाँ पे भी बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम इजीली कट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x² से x² गया, y² से y² गया, z² से z² गया। बचा क्या सिर्फ आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको इस ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है, ये भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन उतारा, डिवाइड की जगह अपॉन 2x लगाया। अब ये 2x सबके नीचे, या तो मैं सबके नीचे अलग अलग लिख के इसको काटूं, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। या मैं इन सब में से अगर कॉमन ले पाऊँ 2x, तो मुझे पता है 2 यहाँ है पर इन दोनों में तो है नहीं, तो मैं 2 तो कॉमन ले ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, x ज़रूर मैं इनमें से कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ। x यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो एटलीस्ट 1 बार तो x में बाहर कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ बच जाएगा x 2 बार, यहाँ x 1 बार तो मैंने बाहर ले लिया, 1 बार ही बचेगा। और यहाँ तो एक x एक ही बार है और मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा। और ये है आपका 2x। अब 2 और इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल। तो अब आपका बच जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3/2। ठीक है, यानी कि इसको मैं ढंग से लिखूँ तो ये x² के नीचे भी 2 है, 2x के नीचे भी 2 है और 3 के नीचे भी 2 है। अब इसको मैं फर्दर और भी कर सकती हूँ। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x। सो दिस इज योर आंसर। और अगर आप कॉमन लेके नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि सीधा x³ के नीचे आपने 2x लिख दिया, 2x² भी 2x से डिवाइड होगा और 3x भी 2x से डिवाइड होगा। x 1 बार है, x 3 बार है, तो x बचेगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा x²/2। यहाँ x 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ बचा x 1 बार, तो यहाँ हो गया आपका 2x और 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपका x। x से x कैंसिल, ये बच गया 3/2। तो आप चाहे देखिए, आप इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, यू विल गेट दी सेम आंसर। आपको जो सही लगे, जो आपके दिमाग में क्लिक करे एग्जाम में, आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास p³ की पावर 6, यानी कि इस बाइनोमियल को हमें इस मोनोमियल से डिवाइड देना है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को एज इट इज उतार लिया, नीचे है p³ q³। अब ये या तो मैं इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे अलग अलग लिख के वैसे कट करूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, या मैं अगर इन दोनों में से कॉमन ले पा रही हूँ तो कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ p 3 बार है, यहाँ p 6 बार है, तो कम से कम 3 बार तो मैं बाहर ले सकती हूँ। यहाँ q 6 बार है, यहाँ q 3 बार है, तो मैं 3 बार q बाहर ले लेती हूँ। 3 बार था, 3 बार बाहर आ गया, 6 बार था, 3 बार बाहर आ गया, तो 3 बार तो अंदर बचा ना। 6 बार था, 3 बार बाहर आ गया, तो 3 बार अंदर बचा है। ये 3 बार था और तीनों बार बाहर आ गया, ये हो गया हमारा काम p³ q³। अब देखिए इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इजीली कट हो सकते हैं। p³ से p³ कैंसिल, q³ से q³ कैंसिल, बचा क्या, q³ माइनस p³ इज योर आंसर। ये जो पावर 3 है ना, इसे हम क्यूब बोलते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मैम ये क्या बोले जा रही है, चलिए 2 क्वेश्चन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको ये फॉलोइंग डिविजन्स करने जो भी आपको दे रखे हैं। चलिए फटाफट से इन्हें उतार लेते हैं पहले नोटबुक में। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, इसको हमें मोनोमियल से डिवाइड देना है। तो हमने उतार लिया 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 इसके नीचे भी और 5 इसके नीचे भी, डायरेक्ट हम काट नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है। तो मैं क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, 10 और 25 में से। बिल्कुल, मैं 10 और 25 में से, अगर आपने मेरे पिछले कुछ पार्ट्स की वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक कॉमन मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ 5। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में 10 भी आता है और 5 की टेबल में 25 भी आता है।
आप इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप 2 के फैक्टर करेंगे, 2 के आप फैक्टर करेंगे, सॉरी 10 के आप फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 इंटू 5। और जब आप 25 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से तो ये शुरू होगा नहीं, तो आप करेंगे इसको 5 से, तो 25 का होता है 5 इंटू 5, और 10 को आप ले सकते हो 2 इंटू 5। तो देखिए 10 और 25 दोनों में से आप 5 को कॉमन ले सकते हो। तो वही करा मैंने, दोनों में से 5 को कॉमन ले लिया। और अगर आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ जाइए और पिछले पार्ट्स को देखिए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको पता है 5 के टेबल में 10 कितनी बार बोलने पे आता है, 2 बार बोलने पे, ये बचा 2x। 5 के टेबल में 25 5 बार बोलने पे, और नीचे ये 5 है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल, तो आपका जो आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा 2x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को दो टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर है, वी विल डू। अब ये 2x माइनस 5 पूरा इसके नीचे भी है, और 2x माइनस 5 पूरा इसके नीचे भी है। क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले पाऊंगी? अभी अभी हमने देखा कि इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 5। देखिए अभी अभी हमने लिया ना इसमें से कॉमन, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, 2x माइनस 5। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2x माइनस 5 पूरा एक टर्म से 2x माइनस 5 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया आपका, 5। क्या आया, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10y, यानी कि जब आप इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली दो ही टर्म्स बनेगी ना। और इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो ही टर्म्स, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड देना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन को जब आप उतार लेंगे, पेन चलेगा मैथ्स में, तभी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। अब हमें पता है 6 और 21 में से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, जल्दी से बताइए। 6 और 21 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, 6 और 21 में से आप कॉमन ले सकते हो। जब आप इस तरह से इनके फैक्टर करोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये तो 6 के फैक्टर हो गए, और आप 21 के फैक्टर करोगे 2 से तो होगा नहीं, डायरेक्ट होगा ये 3 से। तो आप अगर 6 और 21 दोनों को देख रहे हो फैक्टर्स, तो दोनों में 3 कॉमन है, यानी दोनों में से मैं 3 को कॉमन बाहर ले सकती। तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया बाहर। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, तो 2y, और 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार। ठीक है, और नीचे है 5 इंटू 2y प्लस 7। बीच में देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, तो ऊपर नीचे में आसानी से कट कर सकती हूँ। 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 और बचा y। सो 6y इज योर आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले एक्सप्रेशन को आपको इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है। यहाँ भी वही बात है, ये 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन को 3 टर्म हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है बीच में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली 2 ही टर्म्स बनेगी। यहाँ पे भी 2 टर्म्स ही बनेगी, तो बाइनोमियल का बाइनोमियल से डिवाइड है। बच्चे बहुत बार इसको ट्राइनोमियल समझ जाते हैं, बट ये ट्राइनोमियल नहीं है बच्चों। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल गेट अ 2 टर्म्स एज ए फाइनल रिजल्ट। अब आप देखिए, अब मैं 3z और 24 में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ क्या? 3 और 24 में से बिल्कुल। देखिए 3 का फैक्टर तो 3 होगा, लेकिन अगर मैं 24 की बात करूँ तो 2 से शुरू करूँ 12, फिर 2 से दिया 6, फिर 2 से किया 3 3 1, यानी इसके और इसके बीच में 3 तो कॉमन आ रहा है, यानी मैं 3 इन दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ। चलिए जल्दी से हम लोग इनमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ 3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, z माइनस, और 3 की टेबल में 24 आता है 8 बार बोलने पे, और नीचे आ गया 27 xyz z माइनस 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप देखिए z माइनस 8 से z माइनस एस कैंसिल, क्योंकि सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई 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 है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। यहाँ x एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक x यहाँ बच जाएगा। यहाँ y एक बार है, यहाँ y 2 बार है, तो एक y बच जाएगा। और z तो ऊपर है ही नहीं। और 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, सब कुछ कट गया। यहाँ z माइनस 8 से z माइनस के, यहाँ ऊपर x बचा है, y बचा है, तो मैं साइड में लिख लेती हूँ x y, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा। नीचे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ z बचा है। क्या बचा है, नीचे हमारे पास सिर्फ z बचा है, तो ये आंसर आ गया xy अपॉन
z. This is your answer. Now move on to the next question. यहाँ आपको इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैम एक्चुअल में यहाँ पे टर्म्स कितनी है. तो बेटा जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा. 4 टर्म तो आपकी यहाँ बन जाएगी. और फिर वो चारों की चारों टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी एक एक करके तो वो 4 टर्म ही रहेगी. यहाँ पे 4 टर्म हो गई तो पॉलिनोमियल. उसी तरह से यहाँ पे भी 4 टर्म बनेगी. जिसने शुरू से वीडियो देखे हैं उसको तो पता है मैं क्या बात कर रही हूँ. जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है वो हो सकता है कि समझ रहा हो कि पता नहीं मैम क्या क्या बोल रही है. लेकिन इट्स ओके. अभी आप डिवाइड सीख रहे हैं तो ज़्यादा डीप में मत जाइए. अभी आप सिर्फ डिवाइड तक ही रहिए. अब देखिए, अब हम क्या 3 और 12 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे के नीचे ही पूरा इससे डिवाइड देना है. तो इन दोनों में से तो अभी मैं देखूंगी 3 और 12 में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 5 और 30 में से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ. चलिए लेते हैं. क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है. इन दोनों में से मैंने 3 बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया a और 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार. और इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया b क्योंकि 5 तो बाहर आ गया. 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार बोलने पे. और नीचे है 144 a माइनस 4 b माइनस 6. इन सब के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है. a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है तो आप काट सकते हैं. b माइनस 6 से b माइनस 6 पूरा कैंसिल. अब यहाँ देखिए 96 और 144 इजीली आपका कट हो जाएगा. अब किसकी, आप डायरेक्टली इसको 4 के टेबल से कट कर सकते हैं. 4 को जब आप 96 से डिवाइड देंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा तो 4 4 ज़ा 16. फिर 4 से आप इसको डिवाइड देंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 2 बचेगा तो 24 आपका 4 के टेबल में आता है 6 बार बोलने पे. अब देखिए दोनों भी 12 के टेबल से कट रहे हैं. 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. तो अब ऊपर देखिए 2 बच गया, ए बी सी बच गया और 5 बच गया. सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 5 ज़ा क्या हो गया 10 ए बी सी. और नीचे हमारे पास क्या बच गया है 3. क्या, अच्छा एक सेकेंड और देखिए, ये 3 से भी तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा ना. 3 से भी 3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है आपके पास डिवाइड ही तो है ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई तो काट सकते हो. तो उसी में आपका आंसर बचेगा 10 ए बी सी. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस वाले एक्सप्रेशन को हमें इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है. तो सबसे पहले हमने ये वाला एक्सप्रेशन उतार लिया और नीचे ही उतार लिया. इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है. तो मैं ऊपर नीचे डायरेक्टली कट कर सकती हूँ. 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल. तो आंसर आ गया 5 3x + 5. दिखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन देखिए कितना ईजी था. उसी तरह से मुझे डिवाइड देना है 26xy x + 5 y - 4 को डिवाइड देना है 13xy - 4 से. इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है. तो y - 4 से y - 4 कैंसिल. 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और x से x हो जाएगा आपका कैंसिल. y - 4 गया, 13 गया, x के ऊपर बच गया 2 और y और बच गया x + 5. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है. सबसे पहले आप इस पूरे एक्सप्रेशन को q + r + u उतारा, डिवाइड कीजिएगा अपॉन, फिर 104 pq q + r + p ये है. देखिए सबके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. तो आप आराम से काट सकते हैं. देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई. ठीक है, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, q + r से q + r कैंसिल, r + p से r + p भी कैंसिल. अब देखिए थोड़ा इसको उतार लेते हैं. एक तो 52 बचा है ऊपर और एक आपका r बचा है और एक p + q बचा है. और नीचे अगर मैं देखूँ तो 104 बचा है. क्या मैं 52 और 104 को कट कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, हम इनको कट कर सकते हैं. हम 4 के टेबल से भी इनको कट कर सकते हैं. जैसे कि 4 1 ज़ा 4, 1 बचा तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा तो 4 6 ज़ा 24, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26. तो ऊपर तो मेरा बच गया r p + q क्योंकि 1 से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. और नीचे बचा है 2. सो दिस इज योर आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस पूरे को आपको इससे डिवाइड देना है। 20y+4 y² प्लस 5y+3 अपॉन 5y+4। इन सब के बीच में कुछ नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और y+4 से y+4 कैंसिल, तो 4 और ऊपर हमारे पास बच गया y² प्लस 5y+3। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म स्प्लिट से। जैसे कि सपोज कीजिए ये a+b² आइडेंटिटीज तो इसमें कोई लग नहीं रही। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो आपको पता है मैं कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रही हूँ। अब ये 3 अगर मैं मिड टर्म स्प्लिट लगाऊं तो मिड टर्म स्प्लिट क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 3 तो सिर्फ 3 की टेबल में ही आता है, तो मैं 3 1 ज़ा 3 ही लिख सकती हूँ, लेकिन 3 + 1 करने पे 5 तो होगा नहीं, मतलब इसका मिड टर्म स्प्लिट भी नहीं हो सकता। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x +1 x +2 x +3, इसको आपको डिवाइड देना है x +1 x से। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। x +1 से x +1 गया, x से x गया, तो आंसर क्या बच गया, x +2 x +3। दिस इज योर आंसर। Fifth question and the last question of this exercise and the last question of this chapter and the last question of this part। तो चलिए इसमें आपको डिवाइड देना है y² प्लस 7y प्लस 10 को y+5 से। अब देखिए ऊपर वाला आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको पूरे को आपको इससे डिवाइड देना है। अब इसमें कोई a+b² नहीं लग सकता, क्योंकि 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, तो आप b की वैल्यू ला नहीं सकते। अब इसको आप करेंगे मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट क्या बोलता है कि सबसे पहले जो x² y² वाला है उसके कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है यहाँ पे। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये वाला यानी कि 10 आए, प्लस का 10, और उन्हीं दो नंबर को जब आप प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 7। अब आपको 10 चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 2 ज़ा 10, प्लस का आ गया, और 5 + 2 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, यानी कि वो दो नंबर कौन से हैं 5 और 2। मैंने क्या बोला, मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट का होता है बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो 7y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 5y + 2y। इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। आपने मिड टर्म स्प्लिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे y, तो y+5 बचेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 2, तो y और 2 के टेबल में 10 5 बार बोलने पे, और नीचे हमारे पास y+5। यहाँ से यहाँ काटने की गलती मत कीजिएगा। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में मिड टर्म स्प्लिट की खूबसूरती क्या है, ये दोनों हमेशा सेम ही आते हैं। तो हमने y+5 को बाहर ले लिया, यहाँ बचा y और यहाँ बचा 2, तो y+2, और नीचे क्या है y+5। अब आप काट सकते हैं, देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो y+5 से y+5 कैंसिल, तो योर आंसर इज y+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m² -14m -32, इसको आपको डिवाइड देना है m+2 से। यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हैं तो 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब क्या इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे, मिड टर्म स्प्लिट ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पे -32 आए, क्योंकि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई है मिड टर्म स्प्लिट की। और उन्हीं दो नंबर को जब आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास -14 आना चाहिए। अब वो कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 32 आए, तो वो दो नंबर हो सकते हैं 16 2 ज़ा 32, बट मुझे माइनस का 32 चाहिए, और इनको जब मैं प्लस माइनस करूँ तो -14 मुझे चाहिए। 14 माइनस का चाहिए, लेकिन ऑब्वियस बात है तो मैं बड़ा वाला नंबर ही माइनस का लूंगी, कि जब मैं प्लस माइनस करूँ तो माइनस कर दूंगी 16 में से 2 को, लेकिन जो साइन आएगा वो तो बड़े नंबर का ही आता है ना। तो हम क्या करेंगे, -16 × 2 करने पे माइनस का 32 आ गया, और -16 + 2 करा तो माइनस का 14 भी आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 16 में से 2 गया तो 14, और 16 और 2 में से बड़ा कौन है 16। 16 का ये क्या है माइनस, तो आएगा क्या -14। अब हम क्या करेंगे, चुप रहो, m²। अब हम ये -14 है, मिड टर्म स्प्लिट पढ़ रहे हैं, यानी बीच वाले टर्म्स को हमें दो टर्म में
डिवाइड करना है। तो -14m की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -16m प्लस का 2m। तो -16m प्लस का 2m -32 और नीचे है m प्लस 2। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आएगा m। तो ये बच जाएगा हमारे पास m -16 और इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगी 2 तो यहाँ पे भी बचेगा m -16। अभी मैंने आपको बताया था कि मिड टर्म स्प्लिट में ये दोनों टर्म हमेशा सेम ही आती है। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया m -16 को, तो यहाँ बचा m और यहाँ बचा 2, तो ये हो गया m प्लस 2 और नीचे क्या है m प्लस 2। इनके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ काटने की गलती मत कीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस है तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल। सो योर आंसर इज m -16 इज योर आंसर। चलिए दो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस कहें उनको भी करते हैं। ये क्वेश्चन है 5p स्क्वायर 25p प्लस 20, इसको आपको डिवाइड देना है p -1 से। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। पहले यहाँ पे आप ढंग से देखिए, मैंने क्या बोला था, मिड टर्म स्प्लिट के लिए जो ये वाला कॉफिशिएंट है ये आपका 1 होना चाहिए, बट ये 1 नहीं है। तो उसको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगी, इन सब में से पहले कॉमन लूंगी। इन सब में मुझे पता है 5 कॉमन आएगा, क्योंकि जितने भी नंबर है सब 5 की टेबल वाले। मैंने 5 बाहर कॉमन ले लिया, 25 5 बार बोलने पे और 20 आता है 4 बार बोलने पे, और ये आ गया आपका p -1। अब आप देखिए, आप बोलेंगे मैम 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा साइड में बताती हूँ, जैसे ये p स्क्वायर -5p प्लस 4, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है और p भी आपका p का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई और a की वैल्यू p हो गई और b की जगह 2 आ गया, और बीच में क्या आता है 2ab, यानी 2 इंटू p इंटू 2, तो 2 2 ज़ा तो 4p आना चाहिए ना, बट यहाँ तो -5p आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्या लगेगा, मिड टर्म स्प्लिट। तो मुझे ऐसे दो नंबर अब ढूंढने, पहले तो मैंने इसका कॉफिशिएंट 1 कर लिया, जिनको मल्टीप्लाई में करूं तो प्लस का 4 आए, और उन्हीं दो नंबर को जब मैं प्लस माइनस करूं तो माइनस का 5 मेरे पास आना चाहिए। तो वो नंबर है मेरे पास 4 1 ज़ा 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का 4 और माइनस का 5। तो प्लस का 4 चाहिए, मतलब दोनों को माइनस करूंगी तभी तो -4 इंटू -1 होके प्लस का 4 हो जाएगा, और -4 -5 करूंगी तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, और दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो साइन क्या आएगा -5। तो आ गया प्लस का 4 और -5, तो वो दो नंबर है -4 और -1। 5 बाहर है, p स्क्वायर -5p की जगह मैंने लिख दिया -4p और -1p प्लस 4 अपॉन p -1। अब इसके आगे वाला जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगी और इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगी। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, p, 5 तो मेरा ऑलरेडी बाहर है, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया p, तो यहाँ बचा p -4, क्या बच गया p -4, और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया क्या कॉमन ले लिया मैंने -1, क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने कॉमन ले लिया -1। तो यहाँ जब जैसे आप बाहर माइनस कॉमन ले लेते हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा p, जो माइनस का था वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, p -4। देखिए दोनों सेम आए, p -4 और नीचे तो p -1 चल ही रहा है, 5 आपका बाहर है ही। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया p -4, तो यहाँ बचा p और यहाँ बचा -1, ये देखिए, और नीचे क्या है p -1। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, p -1 से p -1 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 5p -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है, z स्क्वायर प्लस 6z -16 2y z प्लस 8। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे भी आप बोलेंगे मैम 16 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है और z स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है यहाँ पे, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4 आ जाएगा, और z तो बीच में जो होता है वो क्या होता है 2ab होता है ना, तो a की वैल्यू z होगी और b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू z, तो भी आपका 4 तो 8z आना चाहिए, बट यहाँ तो 6z आ रहा है, मतलब यहाँ भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ क्या लगेगा, मिड टर्म स्प्लिट। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 16, और उन दो नंबर को जब आप प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 6 आपके पास आना चाहिए।
तो वो नंबर है 8 2 ज़ा 16, लेकिन मुझे प्लस का 6 चाहिए और माइनस का 16 चाहिए। प्लस का 6 चाहिए तो बड़े नंबर को तो मैं प्लस का रखूंगी, छोटे नंबर को माइनस कर दूंगी, तो आ जाएगा -16। और 8 - 2 करूंगी तो प्लस का 6 भी आ गया। तो उसी तरह से अब आप क्या करेंगे, बाहर तो 4yz है, जेड स्क्वायर की जेड स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिट 6z की जगह आप लिख देंगे प्लस का 8z और माइनस का 2z -16, और नीचे आ जाएगा 2yz प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से 4yz तो आपका इधर चल रहा है, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया z, और इन दोनों में से इनमें से z कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा z प्लस 8, और इनमें से आप कॉमन लेंगे माइनस का 2 क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है, तो यहाँ बचेगा z, और बाहर माइनस कॉमन लेती दोनों माइनस के तो दोनों हो जाएंगे प्लस के, और 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार, और नीचे आपके पास 2yz प्लस 8। अब आप ये z प्लस 8 भी इनमें से कॉमन ले लें क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट में ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, इतने क्वेश्चन में भी आपने अच्छे से देखा होगा। z प्लस 8 बाहर, तो यहाँ बच गया z माइनस 2, और यहाँ पे है आपका 2yz प्लस 8। सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, y से y कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, तो यहाँ बचा है आपका 2z माइनस 2, क्या बचा है 2z माइनस 2 इज योर आंसर। अब ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी देखते हैं हम लोग। 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड देना है 2p p प्लस क्यू से। अब ये आइडेंटिटी देखते ही आपको पता चल रहा है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि अब ये तो चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें सारा कुछ मिक्सअप आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ a क्या हो गया p, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह q, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ p प्लस क्यू p माइनस q, और अपॉन में आ जाएगा 2p p प्लस q। p से p कैंसिल, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे p प्लस q से p प्लस q कैंसिल, और ये p से आपका p कैंसिल, और तो कुछ नहीं, ऊपर बच गया आपका 5q, और अंदर बच गया p माइनस q, और नीचे बच गया 2। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को डिवाइड देना है 4xy 3x प्लस 4y से। अब मैं इसको भी इसी आइडेंटिटी से देखूंगी, है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिएगा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जा 16 और y स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर। खोलने पे यही आएगा, हमने कुछ अलग नहीं लिखा है। नीचे है आपके पास 4xy 3x प्लस 4y। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, और नीचे तो क्या है आपके पास 4xy 3x प्लस 4y। सबके बीच में मल्टीप्लाई आप काट लेंगे, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है आपका 3, और ये बच गया 3x माइनस 4y। दिस इज योर आंसर। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ, उससे पहले हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। चलिए जल्दी से इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता भी, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आप क्या बाहर ले सकते हैं। ये 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 50 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले ये 2 डिजिट देख के मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि 5 का या 7 का मैं बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, देखिए आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लिया तो 50 आता है 25y स्क्वायर, और जब ये 98 जो है ये 2 की टेबल में आता है आपका 49 बार बोलने पे आता है, बिल्कुल आता है जी। बाकी मैंने रिमेनिंग एज इट इज उतार लिया। अब आप ढंग से देखिए, 25 होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, किसका होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 5y का होल स्क्वायर, और 49 होता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब आप यहाँ इसको इससे कंपेयर करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए तो हो गया आपका 5y और बी आपका हो गया 7, क्योंकि जब आपको खोलेंगे तो 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर, 7 7 जा 49, ऐसे ही आएगा ना। तो ये 39 वाई क्यूब इंटू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी अभी देखिए हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये वाली वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है। नीचे है 26 वाई स्क्वायर 5y प्लस 7। अब सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इजीली कट कर सकते हैं। देखिए 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7, और 13 की टेबल में 26 2 बार और 13 की टेबल में 39 आता है 3 बार। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 3 बार है, तो यहाँ y बच जाएगा 1 बार, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर तो बच गया हमारा 3, नीचे कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ नहीं बचा है। ऊपर एक तो 3 बचा है और एक बचा है 5y माइनस 7। सो दिस इज योर आंसर। इसी के साथ देखिए सिर्फ 45 मिनट्स में हमने पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपके साथ कर लिया है। अगर आप मैथ्स को इतने ही आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी तो मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारा चैप्टर 3। तो कितने जने हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो जाए, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाए, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी मैथ्स को इसी आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।